स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे पॉलिटेक्निक की विषम सेमेस्टर परीक्षा दिसंबर 2019 का पेपर कोड 2042 ए सीरीज का पेपर सॉल्व किया जा रहा है। इसमें पहला क्वेश्चन आया है। ये पहला क्वेश्चन, इसमें 13 पार्ट हैं। 13 में से 10 कोई करने होते हैं, 12 में से 10 करने होते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आया था KWH इज यूनिट ऑफ, यानी KWH किसकी यूनिट है। उसमें 3 ऑप्शंस थे। तीनों ऑप्शंस में देख रहे हैं KWH एनर्जी की यूनिट है, ऊर्जा की, यानी KWH ऊर्जा का मात्रक है। ये जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्च का मेजरमेंट है, वो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मेजरमेंट करने की यूनिट है। 1 KWH को अगर हम जूल में बदलें तो किलोवाट 10⁻³ वाट हो गया। 60 × 60 ये आवर, हमारा जो घंटा है ये आवर, ये सेकंड में बदल गया तो मल्टीप्लाई करेंगे 3.6 × 10⁻6 जूल। इसलिए हमारा एनर्जी सही आंसर था। ऊर्जा का ये मात्रक है किलोवाट घंटा। दूसरा क्वेश्चन है इम्पल्स, आवेग। आवेग क्या होता है, आवेग को देखेंगे। आवेग की परिभाषा लिखने को आया था तो आवेग 2 तरीके से डिफाइंड। इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, यानी कोई भी फोर्स जितने टाइम इंटरवल तक लगता है वो इस फोर्स का इम्पल्स, आवेग कहलाता है। किसी फोर्स के कारण इम्पल्स या किसी बल का आवेग उस बल के मैग्नीट्यूड इनटू कितने टाइम ड्यूरेशन में लग रहा है उसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है इम्पल्स। और इम्पल्स दूसरे सेंस में चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। अगर उसका प्रारंभिक मोमेंटम या संवेग P1 है और अंतिम संवेग P2 है तो P2 - P1 ये हमारा आवेग दे देगा इम्पल्स। तो इस तरह से इम्पल्स क्या हो गया, फोर्स जितने टाइम तक लगे, फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन इम्पल्स हो गया, या चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये हमारा इम्पल्स हो गया। डेफिनेशन लिखनी थी। इम्पल्स इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल इन विच फोर्स इज अप्लाइड। इम्पल्स इज आल्सो चेंज इन मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम, यानी रेखीय संवेग और कोणीय संवेग के बीच में क्या संबंध होता है। तो P लीनियर मोमेंटम है, रेखीय संवेग, J एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग। तो J इज, यानी एंगुलर मोमेंटम इज मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो मूवमेंट का मतलब R से क्रॉस करेंगे, J इक्वल टू R क्रॉस P, यानी RP sin थीटा, यूनिट वेक्टर N। R जहां डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ क्वेश्चंस के आंसर डिटेल में बताए जा रहे हैं। क्वेश्चंस के आंसर जो भी पूछा जाएगा उतना ही लिखना है, उससे ज्यादा नहीं लिखना है। मोर नॉलेज के लिए हमने सारी चीजें डिफाइन कर दी है। जैसे यहाँ लीनियर मोमेंटम रिलेशन पूछ रहा है, एंगुलर मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम, तो बस ये रिलेशन लिख के, और इसमें डिफरेंट टर्म्स क्या है, J एंगुलर मोमेंटम, R डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड P लीनियर मोमेंटम, बस इतना लिख देंगे तो हमारा आंसर 1 नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन D है। D में पूछा जा रहा है इन विच कंडीशन A.B एंड A क्रॉस B ये इक्वल होंगे। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। A.B और A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड किस कंडीशन में इक्वल होगा। तो इनके मैग्नीट्यूड हम निकाल लेते हैं। AB cos थीटा, AB sin थीटा, ये दोनों मैग्नीट्यूड हो गए। ये दोनों मैग्नीट्यूड कब इक्वल होंगे, तो दोनों को इक्वल कर देंगे तो इक्वलिटी की कंडीशन निकल आएगी। तो cos थीटा इक्वल टू sin थीटा, cos थीटा sin थीटा आ गया। तो इसमें हम साइन को cos थीटा में बदलेंगे, cos 90 - थीटा हो गया हमारा, और थीटा इक्वल टू 90 - थीटा, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री आ गया।
ये सोल्यूशन आ गया इसका 45 डिग्री एंगल के लिए ए डॉट बी एंड ए क्रॉस बी, यानी दो वेक्टरों के डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्वेश्चन है व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन स्केल। केल्विन स्केल में यानी केल्विन के पैमाने पर वाटर का यानी जल का फ्रीजिंग पॉइंट, जल का जमने का पॉइंट यानी बर्फ बनने का पॉइंट क्या है। तो ये डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसको नहीं लिखना है। केल्विन स्केल में 0 डिग्री सेल्सियस को बदलेंगे तो 273.15 डिग्री केल्विन, ये राइट आंसर है। 273.15 डिग्री केल्विन पर हमारा वाटर फ्रीज हो जाता है यानी आइस में बदल जाता है। क्वेश्चन इज यूनिट ऑफ हीट इन एसआई सिस्टम, यानी व्हाट इज यूनिट ऑफ हीट इन एसआई सिस्टम, यानी ऊर्जा का ऊष्मा का एसआई सिस्टम में मात्रक लिखिए। ऊर्जा के ऊष्मा के एसआई सिस्टम में दो मात्रक हैं, किलो कैलोरी जिसको KCl से लिखते हैं, किलो कैलोरी और जूल, कोई भी मात्रक लिख सकते हैं। किलो कैलोरी और जूल में क्या रिलेशन है, किलो कैलोरी को कैलोरी में बदलेंगे 10⁻³ कैलोरी एंड देन जूल में कन्वर्ट करेंगे 4.18 जूल, तो हमारा ये किलो कैलोरी 4.18 इंटू 10⁻³ जूल, ये रिलेशन मिल गया किलो कैलोरी एंड जूल में। केवल हमें यूनिट लिखना था, तो किलो कैलोरी एंड जूल ये दोनों यूनिट हमारा एसआई सिस्टम में ऊष्मा का होता है यानी हीट का होता है। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, यानी आयतन रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में क्या रिलेशन होता है। तो इसमें रिलेशन होता है, अल्फा को हम कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन लिखेंगे, गामा कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, तो गामा इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ अल्फा, यानी क्यूबिकल एक्सपेंशन कोफिशिएंट 3 टाइम्स ग्रेटर होता है लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट के। अगर ये हमारा सरफेस एक्सपेंशन पूछता बीटा इज सरफेस एक्सपेंशन कोफिशिएंट, तो ये 2 टाइम्स अल्फा हो गया, तो यानी अल्फा बीटा गामा में रिलेशन 1:2:3, ये रिलेशन है, इसको याद रखेंगे, इसके आधार पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉलिड स्फीयर एंड हॉलो स्फीयर दिए गए हैं, तो हमें फाइंड करना है कि किसका रेडियस ऑफ जाइरेशन अधिकतम होगा यानी अधिक होगा। विच हैज रेडियस ऑफ जाइरेशन ग्रेटर रेडियस ऑफ जाइरेशन किसका है, सॉलिड या हॉलो स्फीयर में से। तो इसके लिए हम पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर IS इक्वल टू 2/5 mr² एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर IH 2/3 mr²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखने से पता चल रहा है कि हमारा हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा और सेम रेडियस सेम मास, तो इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर इज ग्रेटर देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर बिकॉज 2/5 इज लेसर देन 2/3, तो 2/3 ग्रेटर है, इसलिए हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर ग्रेटर हो गया। तो अब हम mk² फार्मूला रखेंगे, इसमें केवल k डिफरेंट है, m सेम रहेगा, तो m कट जाएगा, तो इसका मतलब k मोमेंट ऑफ ये रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ हॉलो स्फीयर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर, यानी खोखले गोले का घूर्णन त्रिज्या ये ज्यादा होगी बजाय ठोस गोले से ज्यादा होगी खोखले गोले की। ये यहां पर सिद्ध किया जा चुका है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्योंकि खोखले गोले की ज्यादा है, इसलिए खोखले गोले का रेडियस ऑफ जाइरेशन भी ज्यादा होगी। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, यानी भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल क्या होता है या तुल्यकाली उपग्रह का आवर्तकाल क्या होता है। तो भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल यानी एक चक्कर पूरा पृथ्वी का करने में ये 24 घंटे लेता है। ये भूमध्य रेखा के ऊपर किसी बिंदु पर स्थित होता है। इसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। ये पृथ्वी के भूमध्य रेखा हो गई, नॉर्थ साउथ पोल के परपेंडिकुलर।
इस भूमध्य रेखा पर स्थित ये 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर इस ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। भूमध्य रेखा पर स्थित कोई पॉइंट 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है, तो भू स्थिर उपग्रह भी 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेगा। इसलिए जो भी बिंदु है उसके ऊपर सदैव स्थिर रहेगा, इसलिए इसका नाम भू स्थिर उपग्रह जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। इसके अलावा एक और ऑर्बिट होती है यहाँ, जो लगभग 20,200 किलोमीटर ऊंचाई जिसकी होती है पृथ्वी तल से, वो कहलाती है अर्धतुल्यकाली सेमी सिंक्रोनस ऑर्बिट। और इसमें जो उपग्रह होता है वो 12 घंटे में एक चक्कर लगाता है। 12 घंटे में अर्धतुल्यकाली या सेमी सिंक्रोनस सैटेलाइट 12 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है, तो यानी 24 घंटे में ये 2 चक्कर पृथ्वी का लगा लेता है। और तीसरी ऑर्बिट पोल टू पोल यहाँ होती है। तो पोल टू पोल जो ऑर्बिट होती है वो पोलर ऑर्बिट, इसमें पोलर सैटेलाइट ध्रुवीय उपग्रह होते हैं। ध्रुवीय उपग्रह 500 से करीब 800 किलोमीटर ऊंचाई तक होते हैं। नॉर्थ से साउथ पोल और साउथ से नॉर्थ पोल, पोल टू पोल चक्कर लगाते हैं। तो ये हमारे ध्रुवीय उपग्रह यहाँ पर पोल टू पोल हो गए। इक्वेटर पर 2 उपग्रह, पहला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है, दूसरा सेमी सिंक्रोनस सैटेलाइट जो 12 घंटे में एक चक्कर लगाते हैं। क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी या सततता का समीकरण लिखिए। समीकरण लिखने की बात आ रही है, समीकरण बस सीधे सीधे लिख देंगे a1v1 इक्वल टू a2v2 या av इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर इसका स्टेटमेंट लिखने को आएगा तो स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ एनी आइडियल लिक्विड इज फ्लोइंग इन streamliner flow in any tube, then at any point of flow, at every point of flow, a cross section area into velocity is constant। यानी यदि किसी नली में आदर्श द्रव धारा रेखीय प्रवाह में फ्लो हो रहा है, बह रहा है, तो प्रवाह के प्रत्येक बिंदु पर क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू वेलोसिटी, क्रॉस सेक्शन एरिया या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इंटू वेग, इसका जो मल्टीप्लिकेशन है ये सभी पॉइंट्स पर प्रवाह के प्रत्येक बिंदु पर नियत रहता है। यही इसका स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड फ़ारेनहाइट स्केल। यानी केल्विन और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल में, पैमाने में क्या संबंध होता है। ये संबंध होता है F-32/9 इक्वल टू K-273/5। यहाँ F है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल में तापमान, और यहाँ K केल्विन स्केल में टेम्परेचर। तो अगर हमें केल्विन स्केल में टेम्परेचर निकालना है तो फ़ारेनहाइट स्केल में वैल्यू मालूम होनी चाहिए, तो उसको रखेंगे तो डिग्री फ़ारेनहाइट में जो वैल्यू रहती है वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगी इस फार्मूले की मदद से। अगर केल्विन मालूम है तो केल्विन की वैल्यू रख के हम फ़ारेनहाइट में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर सेल्सियस में पूछे तो इसी को इक्वल टू C/5 लिख देंगे, तो हमारा सेल्सियस में कन्वर्जन हो जाएगा। फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कर सकते हैं, केल्विन टू सेल्सियस कर सकते हैं। ये सारा कन्वर्जन इस फार्मूले की मदद से किया जा सकता है। और अगर एक चौथा स्केल है र्यूमर स्केल, इसमें पूछा जाए तो R/5 कर देंगे इसको। तो ये हमारा चारों स्केल्स में कन्वर्जन हो गया। वैसे र्यूमर स्केल कभी पूछा नहीं जाता या कभी यूज नहीं किया जाता, लेकिन जानकारी के लिए इसका भी ये फार्मूला लिख सकते हैं हम। है 1 नंबर वाले क्वेश्चंस में, पहले क्वेश्चंस में व्हाट इज इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। ऊष्मा इंजन की दक्षता क्या होती है, इसका फार्मूला लिखिए। इफिशियंसी लिखते हैं ईटा सिंबल से, ईटा इक्वल टू 1 - Q2/Q1। Q2 जहां हीट रिजेक्टेड बाई इंजन, यानी इंजन से कितनी ऊष्मा सिंक में गई या वातावरण में गई, वो है Q2 यानी अनयूज्ड हीट। Q1 हीट सप्लाइड, कितनी हीट सप्लाई की गई इंजन को, वो Q1 है। Q1 हीट सप्लाई की गई थी, Q2 हीट रिजेक्ट की गई है, यानी Q1 - Q2, ये जो डिफरेंस आया ये हीट इंजन द्वारा यूज की गई है। तो
तो इफिशियंसी इस तरह से निकालेंगे 1 - Q2 अपॉन Q1।